नमस्कार जय साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे मिट्टी कैसे बनती है। यह वीडियो सबको देखना चाहिए। अगर आप किसान हैं तब तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप आम नागरिक हैं या कम्पिटिटिव छात्र हैं तो आपको भूगोल में ये जो टॉपिक है मिट्टी कैसे बनती है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि मिट्टी भी अनवीकरणीय संसाधन है, यानी अगर एक बार नष्ट हो जाए तो दोबारा आपके जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में बन ही नहीं सकती। ये कैसे बनती है, मिट्टी कहाँ से आ गई, बहुत अनोखा टॉपिक है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए ये मिट्टी है, मिट्टी में पौधे उगे हैं, जाहिर सी बात है हम मिट्टी पर ही खड़े हैं। इसी मिट्टी पर घर बने हैं, इसी मिट्टी पर पेड़ पौधे, नदियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये मिट्टी शुरू में नहीं थी। जब पृथ्वी बनी उस समय मिट्टी नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी चट्टानों से मिलकर के बनी है। पृथ्वी किससे मिलकर के बनी है? चट्टानों। यानी यहाँ पे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लोहा, निकेल, अल्मोनियम, सिलिका, ये सारी चीज़ें थी, मिट्टी नहीं थी। भले आज देखने में मिट्टी बहुत ज़्यादा हो, मिट्टी पृथ्वी के ऊपर से भूपर्वटी के ही कुछ ऊपरी हिस्से में ही है, बाकी नीचे मिट्टी नहीं है। पृथ्वी पूरी तरह से मेटल की बनी हुई है, धातुओं की बनी हुई है। तो ये मिट्टी कहाँ से आ गई, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए हमारे सामने ये जो चित्र बना है, ये मिट्टी का, इसको परिच्छेदिका बोलते हैं। मिट्टी परिच्छेदिका का मतलब होता है कि ऊपर से अगर हम चल दें तो कहाँ तक मिट्टी मिलेगी और इसकी कितनी लेयर होती है। तो इसकी कुल 1 2 3 4 5 6 5 प्रकार की लेयर होती है और छठवें पे चट्टानें आ जाती हैं। तो इसी की हम चर्चा करेंगे। हम आपको चित्र के माध्यम से दिखा दिए। ये थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं। इसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि OAE BCR ये जो परतें होती हैं वो दरअसल इनकी विशेषता क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला हमारा इसमें जो मुद्दा है वो ये है कि मिट्टी आखिर है क्या। मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या है। अगर एक लाइन में जवाब दूं तो मिट्टी चट्टानों से बनी हुई एक मानवीय संसाधन है। आज मनुष्य के लिए उपयोगी एक संसाधन है, जिस पे मनुष्य खेती बाड़ी करता है, पौधे उगाता है। इसके बिना मनुष्य के जीवन काल की कल्पना ही नहीं हो सकती। यही मिट्टी है। इसी मिट्टी में मनुष्य पैदा हुआ है, इसी मिट्टी में मनुष्य दफन हो जाता है। मिट्टी के बारे में कवियों की बड़ी कल्पनाएं भी हैं। ये मिट्टी जो है वो बनी कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ। इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी जब बनी तो पृथ्वी में क्या था, पूरा धातुएं थी, चट्टानें थी। मान लीजिए ये एक चट्टान है, ये देखिए ये चट्टान है, ये चट्टान है, इसके नीचे भी चट्टानें हैं। क्योंकि पृथ्वी कई लेयर में बनी है, हमने आपको बताया भी है, क्रस्ट, मेटल और कोर। ये नीचे चट्टान है, ऊपर भी चट्टान है। हुआ क्या कि इन चट्टानों का जो ऊपरी हिस्सा है, ये हिस्सा हवाओं के स्पर्श में आने लगा, है ना। हवाएं चलने लगी, हवाओं के साथ साथ क्या होने लगा, पानी भी बरसने लगा। तो हवाएं चलती थी यानी इन चट्टानों से टकराती थी, पानी बरसता था, इन चट्टानों पर गिरता था और बहता था। इसके अलावा हवाओं के साथ और बहुत सारे दूर के मलबे भी आकर के इन चट्टानों पर इकट्ठे होते थे, इन चट्टानों को तोड़ते थे, है ना। इसी के प्रोसेस में मिट्टी बनी है। मिट्टी मूलतः चट्टान ही है, चट्टान ही टूट करके मिट्टी बनी है। बहुत अनोखी बात है कि चट्टान से मिट्टी कैसे बन सकती है। शुरुआत में चट्टानें ही थी, चट्टानों से ही मिट्टी बनी है। कैसे, विस्तार से आप समझिए। सबसे पहली बात, जो चट्टानें हैं, मैं एक चित्र बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये चट्टान है ना, ये पूरी पृथ्वी है। अब समझिए ध्यान से, इसमें कई चरण होते हैं। तो मैं पहले चरण की अगर बात करूँ तो पहला चरण है पैतृक शैल। पैतृक शैल का मतलब होता है वह शैल, वह पत्थर जिससे मिट्टी बनी, यानी मिट्टी का पिता, मिट्टी का माता पिता, वो क्या है, पैतृक शैल, जिनसे मिट्टी बनी। सबसे पहले ये चट्टान है। इस चट्टान पर, ये चट्टान कौन सी हो सकती है, ये चट्टान ग्रेनाइट भी हो सकती है, ये चट्टान बेसाल्टिक चट्टान भी हो सकती है, चूना पत्थर की भी हो सकती है ना, बलुआ पत्थर भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की ये चट्टान हो सकती है। चट्टानों के ही आधार पर मिट्टी के प्रकार भी बने हैं, आगे हम चर्चा करेंगे।
समझिएगा। पैतृक शैल से अभी हमने बताया कि हवाएं टकराई, है ना, बरसात हुई। तो जो दूसरा चरण आता है वो आता है अपक्षय। अपक्षय को अंग्रेजी में वीदरिंग बोलते हैं, वीदरिंग, WEATHERING, अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है कि इन हवाओं के द्वारा या फिर बरसात के द्वारा या फिर किन्हीं अन्य कारणों से ये चट्टान टूटने लगी। क्या होने लगी? टूटने लगी, घिसने लगी। जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं पहाड़ से टकराती हैं, पेड़ों से टकराती हैं, सबसे जो भी उनके सामने आता है उनसे टकराती हैं। टकराने का मतलब कि उनमें धक्का देती हैं, उनको तोड़ती भी हैं। तो ये जो हवाएं हैं इस चट्टान से टकराई, पानी चट्टान से टकराया, यानी ये चट्टान का ऊपरी हिस्सा टूटने लगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपक्षय। कोई भी वस्तु जब टूटने लगती है किसी भी कारण से, उस प्रक्रिया को अपक्षय, वीदरिंग बोलते हैं। अब ये तीसरा स्टेप शुरू होता है, उसका नाम है रेगोलिथ। रेगोलिथ, इंग्लिश में भी रेगोलिथ ही कहते हैं, रेगोलिथ, REGOLITH, रेगोलिथ। रेगोलिथ का मतलब हुआ कि जब ये अपक्षय हुआ, ये चट्टानें टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी ऊपर का हिस्सा इनका छोटे छोटे टुकड़े गिट्टी के जैसे आकार में बन गया, इसको रेगोलिथ कहा गया। चट्टान, मूल चट्टान, हवाएं, पानी, अन्य चीज़ों से टकरा करके अपक्षयित हुई, उनका जो छोटे छोटा टुकड़ा है वो टुकड़ा क्या है? रेगोलिथ है। ये 3 स्टेप आता है। चौथा स्टेप में क्या होता है? चौथे स्टेप में होता है जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ क्या है? जब ये टुकड़े छोटे छोटे बन गए तो इनमें जो मूल चट्टान के कण थे उनके साथ साथ इनमें वायु भी समा गई, इनमें पानी भी समा गया। इससे क्या हुआ कि इनमें छोटे छोटे पौधे उगने लगे। ऐसे पौधे जो चट्टानों पर उग सकते हैं, बहुत सारे पौधे आज भी हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। तो वैसे ही कुछ पौधे यहाँ चट्टानों पर टूटे हुए टुकड़ों के गठबंधन से जो बना है पूरा सिस्टम, छोटे छोटे पौधे उगने लगे। अब ये जो पौधे उगने लगे तो ये पौधे भी मरेंगे, इनकी पत्तियाँ टूट करके गिरेंगी, इनकी जड़ें, इन पौधों पर जो छोटे छोटे जीव हैं वो भी गिरेंगे, मरेंगे, तो मतलब इकट्ठे होंगे। तो जैविक पदार्थ मतलब जीव जंतु मरे, उनके अवशेष, पत्तियाँ गिरी, पेड़ पौधे सूखे यहीं गिरे, इन सब को मिला करके, और ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे इन सब को मिला करके जैविक पदार्थ, रेगोलिथ, इन सब को मिला करके एक नया आकार बन गया जो मिट्टी के जैसा है। बात समझ में आ रही है? तो जैविक पदार्थ, इसी को हम लोग आज की भाषा में ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस का मतलब होता है सड़ा गला काला पदार्थ। जैसे पत्तियां जब सड़ जाती हैं तो काले रंग की हो जाती हैं, उसी को बोलते हैं ह्यूमस। और हमारी मिट्टी में ह्यूमस लगभग 5% के आसपास होता है, और जहाँ पे ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। ह्यूमस मतलब सड़े गले पदार्थ। तो अब यहाँ पर एक तरह से मिट्टी बनने के प्रोसेस में बिल्कुल तैयार है, और 5वां चरण आता है मिट्टी का निर्माण। मिट्टी का, अब यहाँ पर मिट्टी पूरी तरह से निर्मित हो चुकी है, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें क्या क्या है? अब जिसमें बालू है। अब कहेंगे बालू कहाँ से आ गई? दरअसल चट्टानों को पीस कर ही तो बालू बनती है। नदियों से जो बालू निकलती है वो क्या है? वो चट्टानों का ही छोटा छोटा टुकड़ा है, महीन। तो बालू, गाद, गाद क्या है? मिट्टी बालू के बीच का कह सकते हैं गाद। न ही मिट्टी है न ही बालू है, एक अजीब चिपचिपा पदार्थ होता है, गाढ़ा, समुद्र के तली में खूब मिलता है, गाद। तो बालू है, गाद है। इसके अलावा क्या है? ह्यूमस हो गया इसमें। इसके अलावा क्या हो गया? इसमें पानी है। इसके अलावा इसमें क्या है? वायु है। और इसके साथ साथ क्या हो सकता है? इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मुख्य रूप से बालू, गाद, ह्यूमस, पानी, वायु, इनका एक संयोजन बन गया है, और यही क्या है? मिट्टी है। तो मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? चट्टानों से हुआ। मूल चट्टान का अपक्षय हुआ, फिर रेगोलिथ की क्रिया हुई। रेगोलिथ की क्रिया के बाद उसमें
पौधे उगे छोटे छोटे, वो सड़े गले, जिनसे ह्यूमस बना। इसके बाद पूरी तरह से मिट्टी का निर्माण हुआ। जो आज हमारे सामने मिट्टी है जिसमें हम फसल उगाते हैं, दरअसल वो इसी का एक प्रोसेस है, बालूगाद। अब इन्हीं के अनुपात के आधार पर मिट्टी अलग अलग होती है। जैसे काली मिट्टी में बालू कम होगा, दोमट मिट्टी में बालू ज़्यादा होगी, काली मिट्टी में गाद ज़्यादा होगा, ह्यूमस कम होगी। ऐसे ऐसे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, लेकिन सब का निर्माण ऐसे ही हुआ है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ें। अच्छा, आप ये पूछ सकते हैं कि ये जो बता रहे हैं ये कहाँ आपने पढ़ा? तो दरअसल हमने भूगोल की बहुत अच्छी अच्छी ऑथेंटिक किताबों में इसको पढ़ा है, इसलिए जो भी हम बता रहे हैं ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, पौराणिक कथा नहीं है, ये सत्य है, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि जब मिट्टी बनती है तो इनको प्रभावित कौन कौन करता है, यानी मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक। मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब होता है कि किन कारणों से मिट्टी जब बनती है तो उनमें विविधताएं होती हैं, कम ज़्यादा होती है, यानी किस कारण से मिट्टी बनती है, ऐसे समझिए। जैसे हम किस कारण से आपको पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से किस कारण से मिट्टी बनी। अगर हम उस कारणों में जाएंगे तो पहला कारण है जलवायु। जलवायु, जैसी जलवायु वैसी मिट्टी। अगर कहीं की जलवायु गर्म है, गर्म जलवायु है, तो यकीनन वहाँ पे आमतौर पे लाल मिट्टी, काली मिट्टी होगी। अगर कहीं की जलवायु नम है, यानी पानी ज़्यादा बरसता है, तो वहाँ लेटराइट मिट्टी होगी। तो इस तरह से जलवायु के आधार पर मिट्टी का निर्माण हुआ। अब यही जलवायु प्रभावित करती है चट्टानों को। जैसे अगर ग्रेनाइट चट्टान है, ग्रेनाइट, तो जहाँ भी ग्रेनाइट चट्टान है वहाँ की जैसी जलवायु है, ग्रेनाइट चट्टान पर जो मिट्टी बनेगी वो मिट्टी बनेगी लगभग लाल मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी बनेगी। अगर कहीं बेसाल्टिक चट्टान है, बेसाल्टिक, हमने आपको पढ़ाया था बेसाल्टिक चट्टान, महासागरों के नीचे जो क्रस्ट है वो बेसाल्टिक चट्टानों का बना है। अगर बेसाल्टिक चट्टान है तो वहाँ पे कैसी मिट्टी बनेगी? काली मिट्टी बनेगी। तो इस तरह से जलवायु के आधार पर ये चट्टानों का भी विभाजन होता है और जैसी चट्टान वैसी मिट्टी। अगर लाल बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर है तो वहाँ पे दोमट मिट्टी बन सकती है, इस तरह से। तो जलवायु, इसके अलावा समय का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ना वो 2-4 दिन का नहीं है। 1 सेंटीमीटर की मोटाई मिट्टी की बनने के लिए लगभग 100 वर्ष लगता है। लेकिन ये पूरा सिस्टम, पूरा प्रोसेस एक सिस्टम की तरह होता रहे तो ऐसा नहीं है कि जो कारण हमने पढ़ाए आपको, पैतृक शैल और रेगोलिथ, अपच्छा, ये सब होना चाहिए, एक सिस्टम में होना चाहिए, तब जाकर के मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अलावा स्थलाकृति, जैसी स्थलाकृति होगी वैसी ही उसी प्रकार की मिट्टी बनेगी। जैसे अगर हम पहाड़ों पे बात करेंगे तो जो पहाड़ों के आसपास मिट्टी बनती है वहाँ बहुत कम मिट्टी बनती है, क्योंकि पानी के द्वारा मिट्टी बहा दी जाती है, यानी वहाँ मिट्टी की लेयर बहुत कम होती है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में हम देखेंगे कि मिट्टी बहुत मोटी होती है। जैसे हम जहाँ खड़े हैं, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे मिट्टी की मोटाई हज़ारों किलोमीटर तक है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में जाएंगे तो वहाँ मिट्टी की मोटाई बहुत कम है, क्योंकि वो पहाड़ों पर है। तो स्थलाकृतियों का भी बड़ा महत्व है। तो इस तरह से मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब जब मिट्टी बन गई तब हम उसको कई भागों में उसकी परिच्छेदिका कर सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे तक हम उसका विभाजन कर सकते हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे विभाजन करते हैं परतों के आधार पर, इसका नाम रखा गया है मृदा परिच्छेदिका, यानी मृदा को छेद करके उसका अध्ययन किया गया। यहाँ से नीचे से शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जिसका नाम है आर, रेड सॉइल इसको बोलते हैं, आर या रॉक कह सकते हैं, ये मूल चट्टान है। जैसे पृथ्वी जब बनी थी उस तरह की चट्टान है ये। मान लीजिए ग्रेनाइट चट्टान है, इसी चट्टान से मिट्टी का बनना शुरू हुआ है। तो देखिए इसके जस्ट ऊपर ये मिट्टी के प्रोसेस में आ गई है, फिर इसके जस्ट ऊपर लगभग मिट्टी बन चुकी है, फिर इसके ऊपर इससे अच्छी मिट्टी, इसके ऊपर सबसे अच्छी मिट्टी, इससे भी अच्छी मिट्टी जहाँ पौधों की जड़ें हैं, और ऊपर एकदम घास उगा हुआ है। तो ऊपर से जैसे ही हम नीचे खोदते हुए जाएंगे
मिट्टी की विशेषता जो है वो कम होती जाएगी, यानी मिट्टी की क्वालिटी कम होती जाएगी और अंततः खुदाई करने के बाद नीचे हमको 100% चट्टान मिलेगी ही मिलेगी। कहीं चट्टान कम खुदाई पर मिल जाएगी, कहीं चट्टान बहुत ज़्यादा खुदाई में मिलेगी। जैसे हम जहाँ खड़े हैं एक्चुअल में, हमारा जहाँ गांव है, यहाँ पर 80 फीट की अगर खुदाई कर दें लगभग तो चट्टान मिल जाती है, लेकिन इसके अगल बगल के गांव में 2-2, 250-250 फीट पर मिलती है। और उत्तर की ओर जाएंगे गंगा यमुना के क्षेत्र में हज़ारों फीट, किलोमीटर कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक चट्टानें ही नहीं मिलती हैं। तो वो विशेष जो स्थान है उस पर निर्भर करता है। तो हम ऊपर से बात करेंगे। जो मृदा परिच्छेदिका में पहली लेयर होती है उसका नाम है ओरिजोन या ऑर्गेनिक लेयर इसको बोलते हैं, जैविक परत। पहले वाले का नाम है जैविक परत। इसकी मोटाई बहुत कम होती है। अगर हम जंगलों में जाएंगे तो इसकी मोटाई थोड़ी होती है, जंगलों में ज़्यादा होती है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में इसकी मोटाई बहुत कम होती है। इसमें क्या क्या होती है? इसमें सबसे ज़्यादा पेड़ पत्तियाँ गिरती हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर है। इसके जस्ट बाद जो परत है इसको बोलते हैं टॉप सॉइल, ए ओरिजोन या टॉप सॉइल। यही सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, यही विकसित मिट्टी है, सबसे विकसित मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी है। पौधे की जड़ें इसी मिट्टी में आकर के पानी ग्रहण करती हैं। यानी आज हमारे पास जो पेड़ पौधे फसलें हैं उनकी जड़ें किस लेयर में रहती हैं? तो ए लेयर में रहती हैं, यहाँ पर। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ये काली मिट्टी भी हो सकती है, दोमट मिट्टी भी हो सकती है, लाल मिट्टी भी हो सकती है, ये मिट्टी हो सकती है। इसके जस्ट नीचे जाएंगे तो ई लेयर है। ई, इसको लीचिंग लेयर बोलते हैं। लीचिंग लेयर का मतलब होता है कि जब बरसात होती है तो पानी जब नीचे रिसता है तो उसके साथ साथ जो खनिज पदार्थ होते हैं वो यहाँ नहीं टिकते, यहाँ से सीधे चले जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है। लीचिंग की क्रिया होती है, निच्छालन की क्रिया होती रहती है और पानी के द्वारा जो जैविक पदार्थ कण हैं वो रिस करके बी लेयर में जाते रहते हैं। इसको उप मिट्टी बोलते हैं। उप मिट्टी, उप मिट्टी का मतलब मिट्टी का सबसेट। ये मुख्य मिट्टी है, मुख्य मिट्टी यही है, सबसे विकसित मिट्टी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। यानी हम ज़मीन में खोद दें तो बस 1-2-3 इंच के बाद, 1-2-3 इंच ये है ओ, उसके जस्ट बाद जो क्षेत्र है वो है मुख्य मिट्टी का ए का, और ये 1 से 2 फीट 3 फीट तक रहती है। तो ये उप मिट्टी कहाँ आती है? बी, लगभग 2 से 3 फीट के आसपास के बाद उप मिट्टी। इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो निच्छालन की क्रिया हुई है, यानी जो खनिज पदार्थ रिस करके पानी के माध्यम से आए हैं वो बी में जमा हो जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े ये जमा हुए हैं यहाँ पर। फिर इसके जस्ट नीचे की लेयर है सी। ये मूल चट्टान है और ये मिट्टी बनने के प्रोसेस में शुरू हुई थी। अभी ये मिट्टी बनने के प्रोसेस में है। ये कुछ समय के बाद, मतलब हज़ारों साल या लाखों साल के बाद, ये फिर से इस मिट्टी जैसी बन जाएगी। जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ हो जाएगी। यानी ये चट्टान लगभग आधी मिट्टी बन चुकी है, पूरी तरह से मिट्टी नहीं है। और जो नीचे जाएंगे, जो रेड सॉइल है सबसे आखिर वाली, ये भी मूल चट्टान ही है, ये भी मिट्टी नहीं बनी है, इसी से मिट्टी बनेगी, है ना। तो इस शुरुआत में ये था। ये चट्टान किस में परिवर्तित हुई? यहाँ पर। फिर ये और विकसित हुई यहाँ, और विकसित हुई यहाँ, सबसे ज़्यादा विकसित हो गई यहाँ पर मुख्य मिट्टी। और ये ऊपर पपड़ी कह सकते हैं इसको, जो कि इस मिट्टी की सुरक्षा करती है। बस बहुत पतली लेयर होती है जिसमें पत्तियाँ गिरती हैं, एक पपड़ी जैसी आकृति होती है इसकी। इसके बारे में संक्षिप्त में लिखा भी है, थोड़ा सा हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। ये देखिए, जो ये ओ परत है इसकी विशेषता है कि जैविक अवशेष परत है, ऑर्गेनिक लेयर है। सूखे पत्ते, टहनियाँ, पशु पक्षियों के अवशेष आदि यह परत पौधों के लिए पोषक तत्वों का स्रोत होती है। ए जो परत है इसको ऊपरी मिट्टी परत बोलते हैं, टॉप सॉइल। यह सबसे उपजाऊ परत है। इसमें ह्यूमस, खनिज कण और सूक्ष्म जीव होते हैं। पौधों की जड़ें मुख्यतः यहीं तक होती हैं। ई परत लीचिंग होती है। बी परत उपमृदा होती है, हमने बताया। सी परत मूल सामग्री परत है, पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, इसी से मिट्टी बनती है। और आर परत जो है बेड रॉक है, यह ठोस चट्टान की परत होती है, इसी से ऊपर की सभी परतों का निर्माण होता है। अब आप समझ गए मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। अब हम बात करते हैं मिट्टी के प्रकार। देखिए, मिट्टी के प्रकार की हम बात करेंगे तो दो प्रकार हैं मुख्य रूप से। एक तो है उत्पत्ति के आधार पर,
उत्पत्ति के आधार पर और एक है स्थानांतरण के आधार पर। स्थानांतरण। उत्पत्ति के आधार का मतलब होता है कि जो चट्टान जहाँ थी उसके ऊपर जो मिट्टी बनी है, जैसे ये चट्टान है ग्रेनाइट, ये चट्टान है बेसाल्टिक, तो इसके ऊपर कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी है। इसके ऊपर कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। ये लाल बलुआ पत्थर है या और कोई पत्थर है, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी है? मान लीजिए दोमट मिट्टी है। तो ऐसी मिट्टी जो अपने मूल चट्टान से बनी जिनसे और आज भी वहीं स्थिर हैं, उन मिट्टी को बोलते हैं उत्पत्ति के आधार पर मूल मिट्टी। और स्थानांतरण का मतलब कि बनी कहीं और, बह करके कहीं और आ गई। जैसे मैदानी क्षेत्र की मिट्टी जो दोमट मिट्टी है वो यहाँ नहीं बनी है। हम जहाँ खड़े हैं जो दोमट मिट्टी है वो यहाँ की चट्टानों के से बनी हुई मिट्टी नहीं है। ये हिमालय के टेथीस सागर से निकले हुए मलबे को गंगा यमुना द्वारा बहा कर लाया गया है, उससे ये बनी है। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? दोमट मिट्टी, दोमट और लाल मिट्टी कई तरह की होती है। एक बहकर की भी आती है, जैसे एक लाल पीली, एक लैटराइट मिट्टी होती है। तो कुछ मिट्टियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह कर के जाती हैं। तो जो वायु द्वारा बह कर के मतलब वायु द्वारा उड़ कर के जाती हैं उसको वायुड़ बोलते हैं, वायुड़। और जो जल द्वारा बहा करके दूसरी जगह ले जा कर के निच्छालित कर दी जाती हैं, यानी डिपॉजिट कर दी जाती हैं, उसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। इसी को दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। और जो हिम द्वारा भी लाई जाती है, हिम, उसको हिमोड़ मिट्टी बोलते हैं, जैसे हिमालयी क्षेत्र में है। तो ये स्थानांतरण वाली मिट्टी है और ये अपने स्थान पर मिट्टी है। इसके अलावा 1975 में विश्व स्तर पर कुल 12 प्रकार की मिट्टियों का बंटवारा हुआ था, जो हमारे काम का नहीं है। हम ICMR जो है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च, जो किसानों का जो संस्था है, उसने भारत की मिट्टियों को 8 प्रकार में बांटा है। 8 प्रकार की भारत की मिट्टियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप जान लीजिए। एक तो हो गई जलोढ़ मिट्टी, जो भारत में सबसे ज़्यादा है, लगभग 40% क्षेत्रफल जलोढ़ मिट्टी। दूसरी है लाल मिट्टी। तीसरी है काली मिट्टी। चौथी है लैटराइट। लैटराइट मिट्टी से ही ईंट बनते हैं, जो ईंट घर बनाने वाला ईंट होता है। फिर 5वां है क्षारीय मिट्टी, क्षारीय या लवणीय मिट्टी। फिर दलदली मिट्टी, दलदली या पीट मिट्टी बोलते हैं। फिर एक होता है पहाड़ी मिट्टी और एक जंगल वाली मिट्टी, जंगली या वन की मिट्टी बोलते हैं इसको। तो क्षारीय, लवणी या दलदली, पीठ या पहाड़ी, ठीक, ये इस प्रकार के हैं। अब मिट्टी में क्या क्या होता है, सामग्री देख लेते हैं। वर्तमान में कौन कौन सी सामग्री है, यानी मिट्टी जिनसे बनी है उसमें कौन कौन सी सामग्री है। तो वायु है, कितना है? 25%। जो आज की हमारी सबसे विकसित मिट्टी है उसमें 25% वायु होता है और 25% उसमें जल होता है। ह्यूमस होता है 5% और खनिज पदार्थ होता है। इसके अलावा जोड़ दीजिए कितना हुआ, 25, 50, 55, 45%। और अन्य चीज़ें भी होती हैं जैसे लोहा वगैरह, तो ये 0.9 कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 100 तो होना ही है टोटल। तो 25% हवा होती है, 25% पानी होता है, 5% ह्यूमस होता है और 40 से 45% खनिज पदार्थ होते हैं आज की हमारी वर्तमान मिट्टी में। ठीक, तो आज हमने जाना कि मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी के प्रकार क्या हैं, मिट्टी में क्या क्या होता है। अब अगर आप कहेंगे तो हम विस्तार में आपको पढ़ाएंगे कि भारत में जो 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी उसमें फसलें होती हैं, ये सब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।